हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डॉट। यहाँ पर हम यूपी टेट सुपर टेट के लिए बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि इसके अंतर्गत हम अधिगम का अध्ययन कर रहे हैं और ये हमारा पार्ट 3 है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए ताकि बेहतरीन स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो सके। हमने इस वीडियो के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बिंदुओं को कवर किया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके और प्लेलिस्ट पर जाकर डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं। अभी हमने बाल विकास को स्टार्ट ही किया है, इसके पहले हमने पर्यावरण को 50% सिलेबस को कवर कर लिया है। अधिगम के पक्ष या अधिगम के प्रकार। अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। पहला संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है गत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष और तीसरा होता है भावात्मक पक्ष। यहाँ पर हम एक एक को बारी से देखेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष, इसमें ज्ञान के द्वारा सीखा जाता है अथवा तथ्यों की जानकारी होती है। इस पक्ष में मानसिक क्रिया का अत्यधिक प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट है गत्यात्मक या क्रियात्मक पक्ष, इसमें क्रिया या कार्य के द्वारा सीखना होता है और इसमें जो महत्व है तो अभ्यास को बहुत अधिक ही महत्व दिया जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण है साइकिल चलाना या वायलिन बजाना, ये सभी हमारे गत्यात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्रियाएं होती हैं, तभी हम इन चीज़ों को सीख पाते हैं। नेक्स्ट है भावात्मक पक्ष, इसमें भावनाओं से सीखा जाता है। जब हम व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो हमारी सोच, विचार, दृष्टिकोण से भावनाओं में परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे कि आपके घर में जब कोई आता है मेहमान तो बड़े लड़के क्या करते हैं, पैर छूते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो वैसे ही छोटे बच्चे के मन में भावनाएं आती कि मुझे भी करनी चाहिए और वह भी करने लगता है। इस तरह से हम भावात्मक रूप से सीखते हैं। फिर यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग होता है पदानुसरण। पदानुसरण का जो अर्थ होता है कॉपी करना यानी नकल करना, देखकर वैसा ही व्यवहार करना। इसे हम अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि नकल करना, देखकर वैसा ही व्यवहार करना सीखना नहीं होता है, बल्कि हम उसे तुरंत भूल जाते हैं और वह स्थायी व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम उसे सीखना नहीं कह सकते। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा सीखना नहीं है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, पदानुसरण, नए ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान का अर्जन करना। तो हमने जब अधिगम को अध्ययन किया था तो बताया था कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन करना ही अधिगम है, नए ज्ञान को प्राप्त करना अधिगम है और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम है। लेकिन पदानुसरण यहाँ पर अधिगम नहीं है, क्योंकि यह कॉपी करना होता है, नकल करना होता है। नेक्स्ट है अधिगम की विशेषताएं। विशेषताओं में देखेंगे अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। कई बार एग्जाम में आता है कि अधिगम के विषय में कौन सा वाक्य सत्य है, और आपका नीचे दिया रहता है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट है अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम कैसा होता है? तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसा कि आप अपने आप को ले लो, आपने बीटीसी क्यों किया? क्योंकि आपका कोई एक उद्देश्य है कि हमें भविष्य में टीचर बनना है, इसके लिए ही तो आप सीख रहे हैं, अधिगम को प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है अधिगम विकास है। फिर अधिगम खोज है। जब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं तो हमें नई नई खोज भी मिलती है। अधिगम सार्वभौमिक है। हम कुछ न कुछ चीज़ें अक्सर सीखते रहते हैं। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। जब तक हम सक्रिय यानी एक्टिव होकर कोई कार्य को नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाते हैं। अधिगम अनुभवों का संगठन है। हमने बताया था अधिगम की डेफिनेशन के समय कि अधिगम
अनुभवों का संगठन है। कैसे? या तो हमें स्वयं से मिलता है या फिर हमें दूसरों के द्वारा प्रशिक्षण से मिलता है, इसलिए कहा गया है अधिगम अनुभवों का संगठन है। नेक्स्ट, अधिगम एक नया कार्य है। अधिगम क्रिया आधारित प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हमारा पहला कारक है वातावरण। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण। जैसा कि आप किन्हीं दो बच्चों को लेंगे और दोनों को अलग अलग वातावरण में रखेंगे तो दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है और इस प्रकार यह अधिगम को प्रभावित करता है। फिर परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। जैसे कोई 10 साल का बालक है, हम उसे सिखा रहे हैं तो वो जल्दी सीख जाता है। अगर कोई 3-4 साल का बालक है, उसे वो चीज़ देर में समझ में आती है, देर में सीखता है। इस प्रकार परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। बालक का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य भी क्या करता है? अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे एक स्वस्थ बालक है और एक अस्वस्थ बालक है, तो दोनों को अधिगम में अलग अलग सीखने में कठिनाई मिलेगी। जो स्वस्थ बालक है वो तुरंत सीख लेगा और अस्वस्थ बालक को ध्यान एकाग्र करने में काफ़ी समय लगेगा। फिर नेक्स्ट, सीखने का समय अधिगम को प्रभावित करता है। थकान, प्रेरणा, सीखने की विधियाँ, ये सभी अधिगम को प्रभावित करती हैं। जितना बालक जो प्रेरित हो जाएगा वो सीख लेगा और इसी तरह सीखने की विधियाँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम दिए हैं, जिनमें से 3 मुख्य नियम हैं और 5 गौड़ नियम हैं। कौन कौन से 3 मुख्य नियम हैं? इनकी संख्या ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ या सहायक नियम दिए हैं, जिनमें से मुख्य नियम में पहला है हमारा तत्परता का नियम। इस नियम में इन्होंने बताया है किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है तो कार्य को आसानी से कर लेता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण, घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया तो जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। इसी तरह हम बालक को सिखाने की विधियों को तो बता सकते हैं, लेकिन बालक को अपने आप से सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अभ्यास का नियम। इस नियम के 2 उपनियम हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नियम में 2 उपनियम दिए गए हैं। सीखने के किस नियम में 2 उपनियम दिए गए हैं? तो यह है अभ्यास का नियम। 2 कौन से उपनियम हैं? तो पहला है हमारा उपयोग का नियम। किसी कार्य को बार बार करने से वह हमारे मस्तिष्क में पुनः आ जाता है, अर्थात स्थायी हो जाता है और कार्य को आसान हो जाता है। फिर नेक्स्ट है अनुपयोग का नियम। यदि अभ्यास न किया जाए तो सीखना संभव नहीं होता है और जो सीखा रहता है वह भी भूल जाता है। यानी कि हम जितना अभ्यास करेंगे वह हमारे जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा। फिर यहाँ पर उदाहरण है अनुपयोग के नियम का। जो गणित का विषय होता है, यदि हम प्रतिदिन अभ्यास न करें तो वह हमें भूल जाता है, इसलिए गणित का प्रतिदिन अभ्यास करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। यदि किसी कार्य को करने पर संतुष्टि मिलती है तो उसका प्रभाव अच्छा होगा और हम कार्य को बार बार करेंगे। यदि कार्य को करने पर संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है और हम उस कार्य को दोबारा नहीं करते हैं। इसलिए इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। यहाँ से आपके इन तीनों को याद रखिएगा, नाम केवल, क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर गौड़ या सहायक नियम, इनकी संख्या है 5। पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। कोई नया कार्य करने के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उनमें से ही सही प्रतिक्रिया का पता लगाकर भविष्य में काम लिया जाता है। थॉर्नडाइक ने बताया है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें तरह तरह के आइडियाज का प्रयोग किया जाता है और उनमें से जो सही आइडियाज होता है उसी का हम भविष्य में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है
मनोवृत्त का नियम। मनोवृत्त का मतलब होता है मन या मेहनत, यानी उन्होंने बताया इस नियम में किसी कार्य को जिस मनोवृत्त से करेंगे वैसे ही सफलता मिलेगी। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, यानी किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है तो वह कार्य करने में अत्यधिक सफलता मिलती है। फिर नेक्स्ट आत्मीकरण का नियम, कोई नया कार्य करने पर किसी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान विज्ञान में मिला देना आत्मीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है संबंध परिवर्तन का नियम, क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। इस नियम में उन्होंने बताया है कि जो हमें लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए रास्ते हम बदल सकते हैं। जैसे हमें किसी सूत्र को पढ़ाना है, बच्चे को समझाना है, तो हम डायरेक्ट ना कहकर उसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं।